हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली आप अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 16 अप्रैल 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज 2026 और जितने भी दूसरे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है उन सबको ध्यान में रखते हुए हम लोग 16 अप्रैल के द हिंदू का एनालिसिस करेंगे। ना सिर्फ हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि अगर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो एमसीक्यूज किस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं एंड अगर कहीं मेंस आंसर राइटिंग में आपने इस डाटा का इस्तेमाल करना है, किसी भी करंट अफेयर में से कोई न्यूज़ है अगर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं जीएस 1, 2 या 3 के किसी भी पेपर में, तो कैसे आप उस डाटा का यूज़ करें, किस तरह से आप उस डाटा का यूज़ करें ताकि एक इफेक्टिव आंसर जो है आप लिखकर तैयार कर सकें। इन सारी बातों को भी हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ है जानने के लिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू 16 अप्रैल 2025 के करंट अफेयर्स के साथ में हम लोग शुरू करते हैं। पहला समाचार ये रहा, देखते हैं सर। चलें पहली न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो पहला समाचार ये है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इस साल मॉनसून में अबो एवरेज बारिश होगी। मतलब ये कि सामान्यतः नॉर्मली जितना बारिश मॉनसून के वक्त में होती है या मॉनसून के सीज़न में होती है, इस साल उससे ज़्यादा बारिश हमको देखने को मिलेगी। इंडिया इज़ लाइकली टू रिसीव अबो नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल और 5% मोर देन द हिस्टोरिकल एवरेज ऑफ 87 सेंटीमीटर, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट सेड ऑन ट्यूसडे। मतलब ये कि हिस्टोरिकली अगर हम लोग पूरे भारत की बात करें तो एवरेज अगर हम देखते हैं ऑन एन एवरेज इंडिया में 87 सेंटीमीटर पानी गिरता है। मतलब ये कि अगर 87 सेंटीमीटर के आसपास में बारिश हुई है तो इसको हम लोग ये बोलेंगे कि आपका जो मानसून है वो नॉर्मल है। अब अगर 87 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई है, 80 सेंटीमीटर के आसपास हुई है, 70-75, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि मानसून जो है बिलो नॉर्मल है। सामान्यतः जितनी बारिश होनी चाहिए थी हमारे यहाँ उससे कम बारिश हुई है। मगर अगर 87 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, 90 सेंटीमीटर हो गई या फिर 95 सेंटीमीटर हो गई, इन दैट कंडीशन, और मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ पूरे देश का, ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूँ कि अगर 87 सेंटीमीटर का जो ओवरऑल एवरेज है इससे ज़्यादा बारिश हो गई तो फिर हम लोग ये कहते हैं कि आपका मानसून जो है वो नॉर्मल से अबो है। तो इस साल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वालों का कहना यह है कि 87 सेंटीमीटर की जो हिस्टोरिकल अपना एवरेज है कि इतनी बारिश को अपन लोग अपने देश में सामान्य मानते हैं, इस साल इससे 5% ज़्यादा बारिश होने का अनुमान आईएमडी वालों ने लगाया है। अगर ये चीज़ सच होती है, अगर ये प्रेडिक्शन या फोरकास्ट अगर सच निकलता है तो ये लगातार दूसरा साल होगा जब भारत में एवरेज से ज़्यादा या फिर यूँ बोलना चाहिए कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश होगी। पिछले साल भी नॉर्मल से 8% ज़्यादा बारिश हुई थी और अब अगर इस साल भी इनका प्रोजेक्शन सच होता है तो लगातार दूसरे साल 5% या जितने भी परसेंट आपका जो है अब वो नॉर्मल अपना मानसून अपने को देखने को मिल सकता है। हालांकि इसमें 4% के आसपास में एरर होने के चांसेस हैं, 4% चांसेस हैं कि ये जो फोरकास्ट है वो गलत भी हो जाए। बट फिर भी पॉइंट ये है कि अगर एवरेज या अगर अबो एवरेज बारिश हो गई तो इसका मतलब क्या है। अगर अपने देश में अबो एवरेज बारिश हो गई तो इसके क्या मायने हैं, इससे कौन सी तोप चल जाएगी। तो इसका जवाब यह है कि बारिश के बाद में जो फसल लगाई जाती है वो है खरीफ की, धान वगैरह या चावल जो है उसकी बुआई की जाती है। उसके लिए जितना पानी ज़रूरी होता है उतना अपने पास में जो है इकट्ठा रहेगा, उतना पानी जो है इस अबो एवरेज बारिश के चलते अपने खेतों में आ जाएगा। साथ ही साथ जो देश के जितने भी आपके रिजर्वायर्स हैं, जितने भी आपके बांध वगैरह हैं वो अच्छे से भर जाएंगे और उसके बाद में फिर वो जो पानी है उसका जो भी इस्तेमाल हम लोग करते हैं बिजली बनाने के लिए या फिर जो भी हमारी दूसरी सिंचाई की योजना है उसमें हम लोग इफेक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अब ये तो अच्छी बात है कि अगर अबो एवरेज आपके पास में मानसून आ गया, अब वो एवरेज मानसून के चलते एक तो आपकी खरीफ की फसल के लिए अच्छा सा पानी आपके पास में इकट्ठा हो जाएगा और आपके पास में रिजर्वायर्स वगैरह जो हैं कंट्री के भर जाएंगे, तो अच्छी बात है। मगर इसका दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू यह है कि कई इलाकों में इंटेंस बारिश होगी, इंटेंस बारिश होने वाली है और इससे हो सकता है कि कुछ इलाकों में डिवेस्टेटिंग किस्म के फ्लड भी आ जाएँ। स्पेशली अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र की बात कर लें, असम में, वहाँ तो हर साल फ्लड आता है। अगर अब वो एवरेज बारिश हो गई इसका मतलब जो फ्लड आएगा वो भी तगड़ा आ जाएगा। पता चला इसी तरीके की कहीं पर बारिश जो है बहुत ज़्यादा किसी दूसरे इलाके में हो गई तो वहाँ पे कोई फ्लैश फ्लड आ जाए या फिर इस तरीके की मतलब बाढ़ आ जाए तो वो भी नुकसान की बात है। तो एक ये खतरा भी बना हुआ है। बहरहाल देखते हैं। अब मगर पॉइंट ये है कि पहले से क्योंकि आपके पास में आईएमडी का प्रिडिक्शन है तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग फ्लड्स वगैरह के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं,
फ्लड्स वगैरह के लिए हम लोग जिन इलाकों में कम से कम प्रोबेबिलिटी हाई है कि यहाँ पे आपका जो फ्लड है उसके आने की संभावना है, कम से कम उन इलाकों के लिए हम लोग अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रख सकते हैं। इस प्रिडिक्शन का एक फ़ायदा ये जो हमको मिल जाएगा। अब सवाल उठता है कि इस साल अबो एवरेज बारिश क्यों होगी, या लगातार दूसरे साल भारत में अबो एवरेज बारिश हमको देखने को क्यों मिलेगी। 87 सेंटीमीटर का जो हमारा ओवरऑल एवरेज है, इससे ज़्यादा बारिश लगातार दूसरे साल क्यों हो रही है। इसका पहला कारण तो यह है कि अल नीनो जो है वो फेनोमेनन इस साल नहीं हो रहा, अल नीनो की एब्सेंस हमको देखने को मिल रही है। अल नीनो का मतलब क्या है, तो अल नीनो का मतलब ये होता है कि जो आपका सेंट्रल पैसिफिक ओशियन है उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। सेंट्रल पैसिफिक ओशियन का जो एवरेज टेम्परेचर है उससे ज़्यादा इसकी वैल्यू जो है सरफेस टेम्परेचर की वहाँ पर हो जाती है। और जब जब आपको सेंट्रल पैसिफिक ओशियन में हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है तब तब ये देखा गया है कि भारत में मानसून जो है वो कमज़ोर हो जाता है, और ये फेनोमेनन कहलाता है अल नीनो। तो क्योंकि इस साल अल नीनो जैसा कोई फेनोमेनन हो नहीं रहा, इसके चलते मानसून जो है उसके आने की अच्छा मानसून आने की संभावना है और सरप्लस बारिश जो है वो होने की संभावना है। दूसरा जो फैक्टर या पैरामीटर है वो है यूरेशियन स्नो कवर, या फिर स्नो कवर एरियाज ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड यूरेशिया। सबसे पहले तो यूरेशिया का मतलब क्या है, पूरा का पूरा यूरोप और पूरा का पूरा एशिया जो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है इसको यूरेशिया बोला जाता है। नाम से भी समझ में आ रहा होगा, यूरोप प्लस एशिया को जो है मिलाकर यूरेशिया बोला जाता है। अब इस पूरे यूरोप से लेके एशिया तक में, ये जो यहाँ नॉर्थ पोल से लेके यहाँ तक आपका जो आप नीचे तक आ जाइए, इस पूरे इलाके में जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ पर जो आपका बर्फ़ पड़ती है, तो उस पूरे अगर हम लोग बर्फ़ के स्नो कवर्ड एरियाज की बात कर लें, नॉर्दर्न यूरेशिया, और यूरेशिया में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो इलाका है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बर्फ़ का कवर पड़ता है वो भी एक पैरामीटर है जिसकी मदद से हमको पता चलता है कि भाई मानसून जो है वो किस तरह से अच्छा आएगा या नहीं आएगा। होता क्या है कि यूरेशिया में भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का जो रीजन है वहाँ पे जनवरी से लेकर मार्च के महीने तक में कितनी बर्फ़बारी हुई है, कितना जो है एरिया में बर्फ़ गिरा है, और उस कितनी उस बर्फ़ की जो लेयर है उसकी क्या एवरेज थिकनेस निकल कर आती है, एवरेज हाइट निकल कर आती है, ये सारी चीज़ें जो हैं IMD वाले जो हैं और बाकी भी दुनिया के जो दूसरे आपके मौसम के विशेषज्ञ हैं वो इसको नोट करते हैं। अब देखा ये गया है कि यूरेशिया में जितनी आपका स्नो का कवर होता है, जितना थिक आपका स्नो का कवर होता है, उतनी आपकी बारिश जो है कमज़ोर होती है, और जितना थिन आपका कवर होता है उतना मानसून जो है तगड़ा आता है। मतलब ये कि यूरेशियन इलाका जो है, यूरोप और एशिया का जो इलाका है, और उसमें भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आने वाला जो इलाका है, उस इलाके में जो बर्फ़ गिरती है, जितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरेगी उतना ज़्यादा जो है उतना ख़राब आपका मानसून आएगा, और जितनी कम बर्फ़ गिरेगी उतना अच्छा आपका मानसून आएगा। बेसिकली ये इन्वर्स रिलेशनशिप में चल रहा है। तो इस साल जनवरी से लेकर मार्च के महीने में यूरेशिया में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो बर्फ़बारी हुई है, जो स्नो कवर एरियाज़ हैं, वो नॉर्मल से कम बर्फ़बारी वहाँ पर देखने को मिली है। अब क्योंकि यहाँ पर समर मानसून के साथ में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है, इसके चलते हम लोग, क्योंकि बर्फ़ कम गिरी है, इसके कारण भी जो है हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश इस साल हमको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो अल नीनो एक तो नहीं हो रहा जिसके चलते हमारा मानसून ख़राब होता था, और यूरेशियन स्नो कवर ये भी एक फेनोमेनन है जो मानसून को इम्पैक्ट करता है, मानसून के साथ में एक इन्वर्स रिलेशनशिप लेकर चलता है। उसमें भी ये देखा जा रहा है कि बर्फबारी जो है वो नॉर्मल से कम है। तो क्योंकि बर्फबारी नॉर्मल से कम है, इसलिए मानसून जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा होने की संभावना बढ़ जाती है। मानसून जो है वो सामान्य से ज़्यादा होने की संभावना जो है आपकी बन जाती है। ये भी एक फैक्टर है जिसके चलते IMD वालों ने ये प्रिडिक्शन कर रखा है। साथ ही साथ हालांकि एक बात और है कि पूरे देश में बारिश किस तरीके से रहेगी उसका ओवरऑल फोरकास्ट जो है वो IMD अगले मंथ करने वाला है। IMD will forecast next month about how monsoon rains will cover entire country। तो ये तो अब अगले महीने जो है वो अपना प्रिडिक्शन देंगे कि पूरे आपका जो देश है उसके अलग अलग इलाकों में बारिश कितनी क्या होने की संभावना है। अभी तो एक एवरेज बता दिया है कि पूरे भारतवर्ष में ऑन एन एवरेज 87% का जो आपका ओवरऑल एवरेज है उससे 5% ज़्यादा बारिश होगी, मगर उसमें भी किस इलाके में ज़्यादा पानी गिरेगा, किस इलाके में कम पानी गिरेगा, कहाँ पे आपका जो है मानसून कब तक पहुँचेगा, ये सारे प्रोजेक्शंस वगैरह जो हैं, ये सारे प्रिडिक्शंस वगैरह अगले महीने दिए जाएंगे। मगर इतना क्लियर है यहाँ से, जिस तरीके की कंडीशंस अभी बनी हुई हैं, अल नीनो है नहीं, यूरेशिया में जो आपका स्नो का कवर है वो भी
अब आपका अबो नॉर्मल है, तो इससे बेसिस इन सब के बेसिस पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो कोर मानसून जोन्स है, कोर मानसून जोन्स कहाँ पर आते हैं, ये जो आपको क्षेत्र देखने को मिल रहा है भारत का, ये जो पूरा इलाका है ये कोर मानसून जोन में आता है। यहाँ पर बेसिकली जितना भी एग्रीकल्चर होता है वो पूरी तरीके से रेन के ऊपर डिपेंड करता है, और इस इलाके में जितनी बारिश होती है उसके बेसिस पे हम लोग हमको अंदाज़ा लग जाता है, या फिर इस इलाके में बारिश होने की जो अनुमान होते हैं उसके बेसिस पे हमको समझ में आ जाता है कि ओवरऑल भारत में कितनी बारिश होने वाली है। तो ये जो पूरा का पूरा कोर मानसून जोन है, इसके लिए हम लोग इतना तो हम लोग तय हम लोग कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे नॉर्मल बारिश होने वाली है। मानसून की जो आपकी नॉर्मल 87 सेंटीमीटर जितना पानी गिरता है उतना पानी तो यहाँ पे गिरेगा ही गिरेगा। अब क्योंकि ये जो पूरा कोर मानसून का इलाका है, प्राइमरीली यहाँ पे एग्रीकल्चर वगैरह भी होता है, तो यहाँ पर अगर अच्छी बारिश हो रही है या नॉर्मल बारिश हो रही है तो यहाँ पे एग्रीकल्चर ठीक ठाक रहेगा, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ठीक ठाक रहेगा, तो फिर भारत की फूड सिक्योरिटी वगैरह ठीक रहेगी। और अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास में अनाज है, अगर आप अपनी जनता को बैठा के खिला सकते हो, इतना अगर आप अनाज पैदा कर रहे हो, तो फिर बाकी फिर कोई भी दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए, उसको अपन लोग डील कर ही लेंगे। कोविड में भी जैसे अपन ने देखा था कि 2 साल तक लगभग घर बैठा के जो है लोगों को मुफ्त में अनाज दिया गया, खिलाया गया, तो उसको वजह यही थी कि हम लोग बम्पर प्रोडक्शन कर रहे थे, और उस बम्पर प्रोडक्शन में ये जो कोर मानसून एरिया रीजन है जो आपका गुजरात से शुरू होकर बंगाल तक जाता है, इसमें जो प्रोडक्शन वगैरह होता है उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और यहाँ पे जितना प्रोडक्शन होता है वो पूरा का पूरा प्राइमरीली मानसून की जो बारिश होती है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। रेन फेड एग्रीकल्चर यहाँ पे किया जाता है, और स्नो या फिर कोई और दूसरा तरीका जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर करने का नहीं होता। तो इस आपका कोर मानसून जोन में अच्छी बारिश होगी या नॉर्मल बारिश होगी, कम से कम इससे ज़्यादा भी हो सकती है एज पर द प्रेडिक्शंस। तो ये जो है ये अपना पूरा समाचार निकल कर आता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत में नॉर्मल मानसून किसे माना जाता है। तो आज से आप लोगों को पता होना चाहिए, भारत में ऑन एन एवरेज 87 सेंटीमीटर की अगर बारिश होती है तो उसको हम लोग नॉर्मल मानसून मानते हैं। इससे ज़्यादा गिर गया तो फिर अबो नॉर्मल होता है, और इससे कम गिर गया या 87 सेंटीमीटर से कम बारिश हुई तो फिर उसको हम लोग बिलो नॉर्मल मानते हैं। अच्छा, पहला तो ये हो गया। दूसरा ये है कि प्राइमरीली भारत में अब ये अल नीनो के बारे में तो लगभग सबको पता है। यूरेशियन स्नो कवर जो है ये भी एक पैरामीटर होता है, ये एनसीईआरटी में कहीं पे नहीं बताया गया। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब मैं नोट्स बना रहा था तो मुझे खुद पहली बार पता चला कि यूरेशियन स्नो कवर भी जो है एक फैक्टर है। तो इसको भी जो है अपने को ध्यान में रखना है कि यूरेशियन स्नो कवर, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि यूरेशिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में यूरेशिया का जो पूरा इलाका आता है उसमें जनवरी से मार्च के महीने के बीच में जो आपका बर्फ़ गिरती है उस कितने एरिया में गिरी है और उसकी कितनी थिकनेस है, इसके बेसिस पर भी जो है मॉनसून के बारे में हम लोग प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। इस बर्फ़ का इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है मॉनसून के आपकी मॉनसून की बारिश के साथ में। आपकी जितनी कम इसकी थिकनेस होगी उतना ज़्यादा जो है आपका मॉनसून अच्छा गिरता है। इनके बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर ये नॉर्मल है तो मॉनसून भी नॉर्मल रहेगा, अगर ये आपका बिलो नॉर्मल है तो मॉनसून जो है अच्छा आएगा, अबो नॉर्मल जाएगा, और अगर ये अबो नॉर्मल है तो फिर ऐसी कंडीशन में मॉनसून आपका बिलो नॉर्मल रह सकता है। ये इन्वर्स रिलेशनशिप जो है ये इनके बीच में चलता है, तो ये अपने को याद रखना है। और कोर मानसून जोन कौन सा है, तो कोर मानसून जोन मैंने आपको बता दिया, गुजरात से लेकर बंगाल तक का जो ये इलाका है, गुजरात से लेकर आपके बंगाल तक का जो ये पूरा इलाका है जहाँ पे प्राइमरीली रेन फेड एग्रीकल्चर होता है, इसको हम लोग कोर मानसून जोन या फिर कोर मानसून रीजन बोलते हैं। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं सर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको बात करनी है ऑपरेशन चक्रा 5 के बारे में, या ऑपरेशन, इसको वी मत पढ़िएगा, ये ऑपरेशन चक्रा 5th है। इसके पहले 4 इस तरीके के ऑपरेशन चक्र चलाए जा चुके हैं और अब ऑपरेशन चक्र का 5th वर्जन जो है वो चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन के तहत में अपना जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इन्होंने 4 लोगों को अरेस्ट किया है। 2 मुंबई से उठाए गए हैं और 2 मुरादाबाद से उठाए गए हैं, और इनको उठाया गया है फॉर देयर एलिजेड इन्वॉल्वमेंट इन डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट का जो पूरा स्कैम देश भर में चल रहा है उसके खिलाफ ये ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसको लॉन्च किया गया और उसके तहत में कार्रवाई की गई है। तो ये तो समाचार हो गया। ये 12 जगहों पे इन्होंने जो है लगभग आपका सर्चेस वगैरह करी थी और उसके बाद में फिर अल्टीमेटली इन लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया। तो ये तो अपना समाचार हो गया। अब यहाँ से 2 चीज़ें निकल कर आती हैं
एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये डिजिटल अरेस्ट किस बला का नाम है, और दूसरा फिर उसके बाद में ऑपरेशन चक्र 5 क्या है, इसके बारे में थोड़ा अपने पास में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। मगर पढ़ क्यों रहे हैं, कंटेक्स्ट बताने के लिए मैंने आपको ये बताया है कि भाई ये इस ऑपरेशन के तहत में 4 गिरफ्तारियां हुई हैं और 12 जगहों पे छापे मारे गए। तो ये तो अपना न्यूज़ हो गया जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है, मगर कंटेक्स्ट बताने के लिए मैंने आपके साथ में शेयर किया। तो पहली चीज़ हम लोग यहाँ पे ये देखते हैं कि ये डिजिटल अरेस्ट किस बला का नाम है। It is a new and innovative tactic employed by cyber criminals to defraud gullible victims and extort money। मतलब ये कि डिजिटल अरेस्ट एक नया तकनीक या फिर एक नया तरीका आप कह सकते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स ने निकाला है, जिसकी मदद से वो सीधे साधे भोले भाले लोगों को फंसा कर उनसे पैसा जो है वो हड़पते हैं, उनसे पैसों की वो ठगी करते हैं। इसकी जो मॉडलस ऑपरेंडी है वो ये है कि आपके पास में कोई व्यक्ति फ़ोन करेगा और वो पोस्ट करेगा, वो प्रिटेंड करेगा, वो फ्रॉड व्यक्ति जो है वो पोस्ट करेगा कि वो या तो पुलिस का बंदा है या फिर वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि ईडी से बोल रहा है, सीबीआई से बात कर रहा है, रॉ से बोल रहा है, फलाने से बोल रहा है, ठिकाने से बोल रहा है। इस तरीके से तो वो आपको जो है फ़ोन करेगा। उसके बाद में फिर वो आपको मैनिपुलेट करके वो मैनिपुलेट करेगा, आपको डरा देगा, इस तरीके से जो है वो आपके ऊपर प्रभाव डालेगा कि आपने जो है भाई कोई सीरियस क्राइम कर दिया है, या फिर आपके नाम पर आपका जो आपका पैन कार्ड हो गया, आपका आधार कार्ड हो गया, उसके नाम पर कोई सीरियस क्राइम हो गया है। अब देखिए जैसे यहाँ पर ये फोटोग्राफ मैंने लगाई है, ये एक्चुअल में जो है आपका ये साइबर क्राइम हो रहा था, तो जिस व्यक्ति के साथ में हो रहा था उसने उसका पूरा वीडियो कॉल जो है रिकॉर्ड कर लिया। इस व्यक्ति ने पहले ये जो छोटी स्क्रीन में दिख रहा है इस व्यक्ति को फ़ोन किया होगा कि भाई आपके नाम पर जो है फलानी फलानी जगह FIR हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। अब सामने वाले को समझ में आ गया कि डिजिटल अरेस्ट की प्रोसेस की जा रही है, बट फिर भी उसने प्ले किया, उसने जो है प्रिटेंड किया कि वो डर गया। तो अल्टीमेटली फिर इन्होंने जो है वीडियो कॉल लगाया। अब वीडियो कॉल में ये आदमी जो पुलिस की यूनिफॉर्म और ड्रेस पहन के बैठा है वो एकदम रौब दिखाने लगा कि भैया तुम्हारे नाम पर ये चीज़ हो गई है, वो चीज़ हो गई है, तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल गया है, ये वो, इस तरीके से बहुत ज़्यादा जो है सामने वाले को डरा दिया। तो ये आपकी मॉडलस ऑपरेंडी हो गई कि इसमें आपका जो क्रिमिनल है वो बेसिकली आपको कॉल करता है पहले, और कॉल करके वो आपको प्रिटेंड करता है कि भाई मैं पुलिस या ईडी है, इस तरीके से किसी फलाने डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। फिर वो आपको डरा धमका देगा। इनके पास में इन्फॉर्मेशन तो आपकी रहती है कि आपका ये कार्ड नंबर है, ये है, वो है। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे निकल कर आती है उसका अपना एक अलग झोल है। द पॉइंट ये है कि अल्टीमेटली उसकी मदद से आपको बिलीव करवा देते हैं। खास तौर पे ऐसे लोग जो डिजिटली बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है, जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है चीज़ों की, या जो सीनियर सिटीजन्स हैं, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं जिनको अभी भी इतना ज़्यादा जो है नॉलेज नहीं है, बेसिक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे लोगों को जो है ये लोग जो हैं डरा लेते हैं, धमका लेते हैं कि भाई आपके नाम पर या फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के नाम पर कोई सीरियस क्राइम हो गया है। उसके बाद फिर ये वीडियो कॉल वगैरह कर लेते हैं। वीडियो कॉल में विक्टिम को डिजिटली अरेस्ट कर लिया जाता है। डिजिटली अरेस्ट करने का मतलब ये है कि ये लोग बोलते हैं, जैसे ये आदमी पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बैठा हुआ, इसने जो है अगर इसको जो है डरा धमका के कन्विंस कर लिया कि भाई अब जो आप जो हो स्क्रीन के सामने से हटोगे नहीं, स्काइप के ऊपर या जो भी आपके दूसरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के प्लेटफॉर्म है, या फिर ये जो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल किया, इस पर जो है आप कंसिस्टेंटली हमारी आंखों के सामने रहोगे, आपको हमने डिजिटली अरेस्ट कर लिया। अब आप जो है स्क्रीन के सामने से हिल नहीं सकते, और आप तब तक जो है हिल नहीं सकते जब तक आप हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं कर देते। आप सीधे सीधे एक्सटॉर्शन तो करेंगे नहीं, तो उसके बाद में फिर या तो दो चीज़ें होंगी कि भाई आपके नाम इतना बड़ा जो है कानूनी रूप से बिल फटेगा, इतने लाखों का आपको चूना लगेगा। उससे बचने का तरीका या तो ये है कि अभी अपन कुछ सेटिंग कर लेते हैं इस तरह से, नहीं तो कि भाई आपका जो है इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, इतनी आपके ऊपर पेनल्टी लगी है, फलाना ठिकाना, नहीं तो फिर आप जो है हिल नहीं सकते। आप डिजिटली जो है आपके घर में अरेस्ट हो गए हैं, और पुलिस वाले जो है अब आपको पकड़ने के लिए यहाँ से निकल चुके हैं, अब आ रहे हैं आपको अरेस्ट करने के लिए। इस तरीके से वो डरा धमका के आपको स्क्रीन के सामने जो है बैठा के रखते हैं, और इसी को जो है डिजिटली अरेस्ट होना बोला जाता है। अब ये आपको रिसीव करके तब तक जो है मतलब मैनिपुलेट करेंगे, और ये डिजिटल अरेस्ट में आपको तब तक रखेंगे जब तक आप जो है इनको ऑनलाइन कुछ ह्यूज पैसा वगैरह जो है ट्रांसफ़र ना कर दो, या फिर जो भी ये अपना बताते हैं अकाउंट वगैरह का नंबर, उसके ऊपर UPI करो या कार्ड से करो या किसी भी तरीके से, जब तक आप इनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो ट्रांसफ़र नहीं कर दोगे, तब तक वो आपको डिजिटली इस तरीके से अरेस्ट रखते हैं। और इस तरह से सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि उसको जो है स्कैम कर दिया गया है, उसको जो है इस तरीके से ठग लिया गया है, और उसका जो गाड़ी कमाई है वो इस तरीके से इन लोगों के पास में चली जाती है। इनफैक्ट ये पूरा का पूरा जो स्कैम है इतने बड़े लेवल पर ऑपरेट कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपना जो मन की बात कार्यक्रम है इसमें उन्होंने डिजिटल अरेस्ट के बारे में बात करी थी। उन्होंने लोगों को बताया था कि भाई इस तरीके से ये जो पूरा का पूरा जो ये स्कैम चल रहा है ये फ्रॉड है, इससे आपको बच के रहना है, जागरूक रहना है। एंड अगर आपके साथ में इस तरीके की घटना हो जाती है तो साइबर क्राइम की हेल्पलाइन पर जो है आपको जाकर
इसके बारे में रिपोर्ट करनी है। इनफैक्ट मतलब मैटर कितना सीरियस है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में जो है आपको बताना पड़ रहा है। और आप में से भी काफ़ी लोगों ने इस बात को नोटिस किया होगा कि आप किसी को फ़ोन करते हो तो कॉल जाने के पहले ये जो आपका पूरा का पूरा मैसेज है ये भी चलता है कि इस तरह से अगर कोई फ़ोन वगैरह करे तो वो फ्रॉड कर रहा है आपके साथ में, आपने बिलीव नहीं करना है। तो ये भी इसीलिए करवाया जा रहा है ताकि लोगों को जो है बेवकूफ़ बनाने से बचाया जा सके, उनको ठगा जो जा रहा है उससे प्रिवेंट किया जा सके, और ये जो साइबर क्राइम हो रहा है बड़ी मात्रा में जो इस तरह से एक्सटॉर्शन बन गया है इसको रोका जा सके। प्राइम मिनिस्टर जब आपका खुद इस बात को अपने हाईलाइट करके बोल रहा है तो इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। तो ये तो हो गई डिजिटल अरेस्ट की बात। अब इसको काउंटर करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया था इसका नाम था ऑपरेशन चक्रा, और इस तरीके के पहले 4 ऑपरेशन चल चुके थे, इसलिए इसको नाम दिया गया ऑपरेशन चक्रा 5। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ऑपरेशन चक्र 5 किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जवाब हो गया सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। और इसमें किया जा रहा है, हम लोग ये जो पूरा का पूरा ये जो एक रैकेट चल रहा है ट्रांसनेशनल लेवल पर, एक ऑर्गेनाइज किस्म का जो ये सिंडिकेट बन गया है साइबर क्राइम का, जो डिजिटल अरेस्ट वगैरह का इतना स्कैम करता है, इसको काउंटर करने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। अब यहाँ पे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बोला है कि ट्रांसनेशनल, यानी कि ये सिर्फ इतना नहीं है कि हिंदुस्तान में कुछ लोगों को ये महान स्कीम याद आ गई और उन्होंने जो ये चीज़ करवा ली है, ये इंडिया के बाहर से भी ऑपरेट हो रही है। इनफैक्ट मैंने यूट्यूब पर ही कोई आपका एक वीडियो देखा था, उसमें पाकिस्तान से जो है आपको इस तरीके का कॉल आया हुआ है। हालांकि वो सामने वाला समझदार था, उसने देख लिया कि यहाँ पे 91 की जगह 92 लिखा हुआ है तो वो फंसा नहीं, मगर पाकिस्तान तक से जो है वो ईडी के ऑफिशियल्स बन कर फ़ोन कर रहे हैं और इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट का जो है पूरा स्कैम चलाया जा रहा है। तो भारत में कौन लोग शामिल हैं और भारत के बाहर भी अगर ऐसे देशों में वो बैठे हुए हैं जहाँ से उनको एक्सट्रेडिट करके लाया जा सकता है, तो इन सबको जो है पकड़ने के लिए और इन सबको तोड़ने के लिए ऑपरेशन चक्रा 5 जो है चलाया जा रहा है। इसको लॉन्च अप्रैल 2025 में किया गया है और इसी के तहत अभी ये 4 जो लोग हैं, 2 मुंबई से और 2 मुरादाबाद से उठाए गए हैं और 12 जगहों पर जो है यूपी में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और पश्चिम बंगाल में जो है अलग अलग लोकेशंस पर छापे डाले गए। द ऑपरेशन फोकस्ड ऑन डिसमेंटलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बिहाइंड दीज स्कैम्स वेयर साइबर criminals posing as law enforcement officials digitally detain victims for extended periods, extorting significant sums, 7.67 करोड़ in one case over 3 months। तो इस ऑपरेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहले तो ये जो पूरा का पूरा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है इन स्कैम्स के लिए, इसको जो है डिसमेंटल करना है। जैसे फोटोग्राफ देखिए, अब इसमें ये आदमी बाकायदा पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के बैठा है, इसके बैकग्राउंड में पीछे आपको जो तस्वीरें दिख रही हैं और पूरा जो माहौल बनाया गया है उससे एक सामान्य आदमी को तो यही लगेगा कि कोई सरकारी दफ्तर है। अब एक ऑब्वियस सी बात है, कोई एक छोटा मोटा क्रिमिनल इतना जो है सफाई के साथ में काम नहीं कर सकता। एक पूरा वर्दियों का इंतजाम करना, एक तो पुलिस की वर्दी भारत में मिलना इतना कोई आसान बात नहीं है। पहला सवाल तो ये उठेगा कि ये लोग ये वर्दी की व्यवस्था कहाँ से इन्होंने कर ली। दूसरा, फिर ये ऑफिस वगैरह कैसे क्या बना लिए, और एक जगह या 2 जगह इस तरह से होता तो एक बार को बात समझ में आती। इस तरीके के हज़ारों जो लोग हैं अगर कई अलग अलग जगहों से फ़ोन कर रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़े लेवल पर इस चीज़ को चलाया जा रहा है। इसका मतलब हो ना हो ये पूरा का पूरा एक क्राइम सिंडिकेट है और इसने एक बाकायदा अपना ऑर्गेनाइज किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है और उसको डिसमेंटल करना है, इसको तोड़ना जो है बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये इनका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ये कि अब ये जो आपके सारे के सारे ये जो लोग हैं, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे स्कैम को तोड़ना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है क्योंकि जो डिजिटल अरेस्ट कर बहुत बड़ी मात्रा में जो ये पैसा है ये एक्सटॉर्ट करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपने ये जो आपका विक्टिम है उससे आपने पैसा एक पर्टिकुलर बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया तो उसके बाद में वो बैंक अकाउंट वाले को अगर आप ट्रेस करोगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। जब बैंक अकाउंट को ट्रेस किया जाता है तो पता चलता है कि वो किसी आपके मजदूर के नाम पर है या किसी गरीब आदमी के नाम पर है। पता चला वो जनधन का कोई खाता निकला, उसका जो आपका ओनर है एक्चुअल में उसे पता भी नहीं है कि उसके नाम पर सारा काम हो रहा है। एंड मज़े की बात यह है कि उस बैंक अकाउंट में पैसा आया होता है और उसके बाद उससे 4 से 5, 8, 10 अलग अलग बैंक अकाउंट से जंप कराकर इंडिया से बाहर निकाल दिया जाता है। तो उसका भी फिर आप कुछ कर नहीं सकते। वो पैसा जैसे एक व्यक्ति जो है उसको काफ़ी लंबे वक्त तक जो है उन्होंने आपका डिजिटली डिटेन कर रखा था और उससे लगभग 7.67 करोड़ रुपीस 3 महीनों के अंदर अंदर जो है एक्सटॉर्ट कर लिए थे। तो इस तरीके के एक्सट्रीम केसेस वगैरह भी जो है देखने को मिले हैं। इस सब चीज़ों से जो है लोगों को निजात दिलाई जा सके। जितने भी लोग आपका भारत में लगे हुए हैं, जैसे अब ये फिर से इसी पे आते हैं, ये आदमी जो पोस्ट कर रहा है इसको किसी ने ट्रेन भी तो किया होगा ना पुलिस की तरह जो है एक्टिंग करने के लिए। अब मुझे या आपको अगर हम लोग ये वर्दी बना के
बैठा दें तो हम लोग ऑब्वियस सी बात है इतना सहज होकर एक्टिंग नहीं कर सकते कि कोई पकड़ ना पाए। जो आदमी पुलिस में नहीं है कहीं ना कहीं वो ऐसी हरकत कर देता है कि वो पकड़ में आ जाए, मगर ये आदमी अगर सहज होकर कॉन्फिडेंस के साथ में से स्कैम कर रहा है तो किसी ना किसी ने ट्रेन भी किया होगा, तो कौन वो हरकतें कर रहा है और ऐसे कितने लोग लगे हुए हैं, सबको पकड़ा जाए ताकि ये लोग, ये जो कई लोगों के से इतने बड़े बड़े 7.5 करोड़ रुपए तक जो एक्सटॉर्शन कर ले रहे हैं इसको रोका जाए। अब ये पूरा का पूरा पैसा इंडिया से बाहर चला गया है, ट्रेस आप कर नहीं सकते, और इस पता चला ये पैसा जो है इसका गलत इस्तेमाल हमारे देश के खिलाफ हो रहा है, तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। इसको भी जो है रोकने की ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए पूरा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। The CBI employed advanced data analysis and high-tech investigative methods to trace digital footprints and financial trails, recovering evidence like bank details and deposit slips. तो ये लोग भी, अब CBI वाले भी अपनी तरफ से जितना एडवांस डाटा एनालिसिस हो सकता है, जो आपकी अच्छी से अच्छी इन्वेस्टिगेशन के मेथड्स और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, करके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है, फाइनेंशियल ट्रेल्स को पकड़ा जा रहा है कि किस खाते में पैसा ट्रांसफ़र हुआ, फिर उस से किस खाते में हुआ, उससे किस खाते में हुआ, ये खाते किन किन के नाम पर हैं, और इनका डाटा मोर और लेस कैसे ब्रीच हुआ होगा, कैसे स्कैमस्टर्स के पास में इस डाटा, ये अकाउंट जो है इनका एक्सेस गया होगा, सारी चीज़ें देख कर एनालिसिस कर जो हैं ये लोग भी अपनी तरफ से लगे हुए हैं और उसका रिजल्ट भी जो है निकल के आ रहा है। ये ऑपरेशन अपने आप में एक माइलस्टोन है, क्योंकि पहली बार इस तरीके के जो सोफिस्टिकेटेड डिजिटल थ्रेट्स हैं उसके खिलाफ सीबीआई अपना जो ये ऑपरेशन चला रही है। और क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी आए दिन इवॉल्व कर रही है, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि ये जो सीबीआई की स्ट्रैटेजी है ये एकदम आपका फुल एंड फाइनल है, ये भी अपने आप में इवॉल्व कर रही है। ये ऑपरेशन भी जो है इनके लिए अपने आप में सीखने का एक मौका है, और इससे सीख कर ये भी जो है इवॉल्व करेंगे, ये भी समझेंगे कि ये पूरा स्कैम कैसे ओरिजिनेट होता है और कहाँ से जो है ऑपरेट हो रहा है, ये पैसा अल्टीमेटली जो है जा कहाँ रहा है, क्योंकि देश से तो बाहर निकल जाता है तो किस देश में जा रहा है और उसके बाद में फिर इसका क्या इस्तेमाल हो रहा है। जहाँ तक है टेररिज्म में इस्तेमाल हो सकता है, नार्को के लिए इस्तेमाल हो सकता है, हवाला के लिए इस्तेमाल हो सकता है, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इन सब चीज़ों को भी तोड़ने, इन सब की भी कमर तोड़ने में जो है सीबीआई इस ऑपरेशन के तहत में लगी हुई है, और इसके लिए हमें इस एजेंसी का भी जो है शुक्रगुजार होना चाहिए। तो ये तो हो गया अपना समाचार। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, पहला तो यही पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसका ये किस चीज़ के खिलाफ चलाया जा रहा है, तो डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ चलाया जा रहा है। अपने को याद रखना है डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एंड ऑपरेशन चक्र 5 जो है इसको कौन चला रहा है, कौन सी सेंट्रल एजेंसी इसको आगे लेकर चल रही है, तो जवाब हो जाएगा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसकी लीडरशिप में ये डिजिटल अरेस्ट और इसका पूरा जो क्राइम सिंडिकेट है उसको तोड़ने के लिए इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बाकी एग्जाम्स के लिए भी, इसको अपने को याद रखना है। चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ डिस्कस करते हैं। अगले समाचार में हमको INSV तारिणी के बारे में बात करनी है। तो न्यूज़ ये है कि द इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिणी हैज़ सेट सेल फ्रॉम केप टाउन साउथ अफ्रीका फॉर गोवा ऑन द फाइनल लेग ऑफ अ ग्लोबल सर्कम नेविगेशन। यानी कि आपका एक शिप है इंडियन नेवी का जिसका नाम है इंडियन नेवी सेलिंग वेसल तारिणी, एंड ये INSV तारिणी बेसिकली पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट करने के अपने एक मिशन पर निकला था। सरकम नेविगेट करने का मतलब क्या है, ये आपका ग्लोब है, इसके एक पॉइंट से आप चले और पूरे ग्लोब की परिक्रमा लगाकर आप उसी पॉइंट पर वापस आ जाओगे तो हम लोग ये बोलेंगे कि आपने ग्लोब को सरकम नेविगेट किया। तो इस तरीके के सरकम नेविगेशन के मिशन पर INSV इंडियन नेवी सेलिंग वेसल जिसका नाम तारिणी है वो निकला था। एंड फाइनली अब ये जो शिप है साउथ अफ्रीका के केप टाउन में पहुँच गया और वहाँ से गोवा के लिए जो है ये निकल चुके हैं। गोवा से ही जो है इन्होंने अपना सरकम नेविगेशन की शुरुआत करी थी, तो अब फाइनली ये गोवा पर पहुंचेंगे और इसी के साथ में इनका ये ग्लोबल सरकम नेविगेशन का मिशन जो है पूरा हो जाएगा। उसका ये आखिरी चरण जो है शुरू हो चुका है, वहाँ से जो है ये निकल चुके हैं गोवा के लिए। द वॉयज पार्ट of the voyage part of Navik Sagar Parikrama 2 initiative is being undertaken by 2 women officers, Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो जहाज़ आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो छोटा सा शिप है तारिणी, इस पे आपकी इंडियन नेवी की 2 महिला अफसर जो हैं, जिनमें से एक का नाम क्या है लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के एंड एक का नाम है लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा है। ये इस पूरे के पूरे जहाज़ को लेकर पूरे ग्लोब को सरकम नेविगेट कर भारत वापस आ रही हैं। ये पूरी वॉयेज
नॉलेज एक इनिशिएटिव के तहत में की जा रही है और इस इनिशिएटिव का नाम है नाविक सागर परिक्रमा 2। इस तरीके की एक परिक्रमा पहले भी लगाई जा चुकी थी तो उसको नाविक सागर परिक्रमा 1 बोलते हैं और ऑब्वियसली बात है फिर इसको नाम दिया गया नाविक सागर परिक्रमा 2। इसकी खासियत यह है कि इसमें 2 महिला नेवी अफसर जो हैं इस जहाज़ को लेकर, ये जो आपको देखने को मिल रहा है तारिणी शिप, इसकी मदद से पूरा ग्लोब जो है घूमकर वापस आ रही हैं। द वेसल इज एक्सपेक्टेड टू रीच गोवा बाय द एंड ऑफ मई। तो मई के अंत तक ये दोनों महिलाएं गोवा पहुंच जाएंगी और उसी के साथ में नाविक सागर परिक्रमा 2 के इनिशिएटिव के तहत में INS तारिणी हमारी 2 महिला अफसर्स की कमांड में सरकम नेविगेट कर लेगा पूरा का पूरा ग्लोब। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं गर्व वाली बात है और अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना भी है। The Navy stated that the circumnavigation was a significant endeavor aimed at promoting ocean sailing in India, showcasing the strength and resilience of Indian women in uniform and highlighting the country's indigenous shipbuilding capabilities। तो नेवी का स्टेटमेंट यह है कि अब सवाल ये भी उठेगा कि भाई इस तरह से आप अपने अपनी महिला अफसरों को सरकम नेविगेशन पे क्यों भेज दिया, ये तारिणी जहाज़ में बैठा के इनको भेजने का क्या लॉजिक है या क्या तुक बनता है। तो इसका जवाब ये दिया गया है, नेवी के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये सरकम नेविगेशन इसलिए करवाया जा रहा है ताकि इस मिशन की जब चर्चा होगी, इसके बारे में लोगों को पता चलेगा तो इससे ओशियन सेलिंग जो अपने आप में एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर टूरिज्म है, इसको बढ़ावा मिलेगा और इसको बढ़ावा मिलेगा तो इसके चलते फिर से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो होगी। आपका जो ये पूरा का पूरा शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री है वो इस तरीके के और ज़्यादा जहाज़ वगैरह बनाएंगी। ना सिर्फ इंडिया में जो इसकी जो है आपका इसका डंका बजेगा, इसके अलावा जो है दुनिया भर में इसके बारे में लोगों को पता चलेगा कि भारत में भाई इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो दुनिया भर से लोग हमारे यहाँ ओशियन सेलिंग के लिए आएंगे। साथ ही साथ इससे हमारी जो इंडियन वुमेन है यूनिफॉर्म में, जो हमारी महिला नेवल अफसर्स हैं, उन्होंने अपना स्ट्रेंथ, रिजिलियंस और प्रोफेशनलिज्म भी बताया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो जहाज़ है, अब अगर इसकी मदद से आप पूरा ग्लोब अगर सरकम नेविगेट कर वापस आ रहे हो और जहाज़ जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई खास टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह नहीं आए, तो इससे ये भी पता चल रहा है ना कि भारत में बने हुए जो जहाज़ हैं वो कितने अच्छी क्वालिटी के हैं, इंडिया की जो शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो अपने आप में कितनी बढ़िया हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो प्रोफेशनली और इस तरीके के जो जहाज़ हैं और जो दूसरे आपके जो शिप्स वगैरह हैं, वो प्रोफेशनल जो शिप्स वगैरह हैं उसके ऑर्डर्स आपको इंडिया में ज़्यादा मिलने लगेंगे और इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है इसको भी ग्रो करने का मौका मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि ये आपका 2-4 हज़ार रुपये में जहाज़ बनकर तैयार होता है, बिलियंस के प्रोजेक्ट्स होते हैं। इस तरीके के 2-4 प्रोजेक्ट्स भी अगर आपको मिल गए तो इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री जो है वो कहीं का कहीं निकल जाएगी और उसमें रोज़गार भी खूब बनेगा, इकनॉमी के भी फ़ायदे होंगे और एक अपने आप में नया सेक्टर निकल कर आएगा जिसमें अभी हम लोग शायद कॉम्पिटिशन में उतना ज़्यादा नहीं है, मगर उसमें हम लोग भी जो है फिर अल्टीमेटली कॉम्पिटिशन की स्थिति में आ जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों के चलते INSP तारिणी का जो पूरा मिशन है अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे, 3-4 ही सवाल बनने हैं। सबसे पहला तो ये कि INSP तारिणी जो है ये क्यों न्यूज़ में था, तो याद रखना है पूरा का पूरा ग्लोब सरकम नेविगेट करने का जो मिशन हुआ है नाविक सागर परिक्रमा 2 इनिशिएटिव के तहत में, उसमें ये आपका जो जहाज़ है ये सरकम नेविगेट करके मई के महीने में अपने देश में गोवा में वापस आ रहा है। और इसको खासियत क्या है, 2 आपकी जो महिला नेवल अफसर्स हैं वो इसको लेकर गई हैं। ऑब्जेक्टिव्स इससे क्या है, इंडियन नेवी की शिप आपकी, या फिर यूँ बोलना चाहिए कि इंडिया की जो इंडिजिनस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको प्रोजेक्ट करना, भारत की महिलाओं की जो आपकी वुमेन इन यूनिफॉर्म है उनका प्रोफेशनलिज्म प्रमोट करना, और साथ ही साथ आपके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ओशियन सेलिंग वगैरह जैसी जो आपके जो एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं इनको भारत में और फॉर दैट मैटर पूरी दुनिया में प्रमोट करना। चले, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, चले नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा आपको कंटेक्स्ट दे देता हूँ। अभी आपको पता ही है कि कुछ दिनों पहले ही 26/11 का जो एक मास्टर माइंड है जिसका नाम है तहव्वुर राणा, उसको हम लोग यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से एक्स्ट्राडिट कर अपने देश में लेकर आए हैं और अब उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा है। तो अब जब ये तहव्वुर राणा को USA वालों ने भारत भेज दिया, उसके बाद से फिर ये सवाल उठने लगा कि अब बाकी भी जो देश हैं जहाँ पे भारत से क्राइम कर गए हुए लोग बैठे हुए हैं या फिर भारत के खिलाफ क्राइम करने वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको भी एक्स्ट्राडिट करके हम लोग लेकर आए। तो ये जो डिमांड्स अब एकदम से उठने लगी हैं, तो जैसे मेहुल चोकसी करके एक डायमंड बिजनेसमैन था, वो पंजाब नेशनल बैंक से आपका फ्रॉड करके भागा है। इस तरीके के और भी जो आपके केसेस वगैरह हुए हैं, तो इस सब
को लाने का जो आपका पूरा प्रोसीजर है उसके बारे में हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस हैं, उन्होंने कमेंट किया है और भी काफ़ी सारी बातें बताई हैं, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो न्यूज़ है ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम की है। एक्स्ट्रेडिशन वगैरह भारत में इतना मुश्किल से क्यों हो पाता है, क्यों दूसरे देश जो हैं हमारे देश से भागे हुए अपराधियों को, या फिर अगर हमारे खिलाफ कोई अपराध करके वहाँ पर रह रहा है तो हमको आसानी से नहीं देते हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग इस न्यूज़ में समझेंगे। तो जस्टिस लोकुर का कहना यह है कि एक्स्ट्राडिशन जो है भारत में इसलिए टफ है क्योंकि हमारी जो प्रिजन्स की परिस्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। हमारे जेल की कंडीशंस हमको इंप्रूव करना पड़ेंगी अगर हम ये चाहते हैं कि दूसरे देश हमको एक्स्ट्राडिशन वगैरह जो है स्मूथली कर दें। तो amid the ongoing efforts to bring back fugitive diamond businessman Mehul Choksi accused in Punjab National Bank fraud case, Justice Madan B. Lokur, former Supreme Court judge and chairperson United Nations Internal Justice Council, said extraditions would be difficult until conditions in Indian prisons are improved. तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं और यूनाइटेड नेशंस की इंटरनल जस्टिस काउंसिल करके कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके चेयरपर्सन है जिनका नाम है जस्टिस लोकुर। इन्होंने ये बोला है कि आप अगर चाहते हो कि एक्स्ट्राडिशन वगैरह जल्दी से जल्दी हो सके और ज़्यादा दिक्कतें नहीं आए, तो उसके लिए आपको आपकी जो जेल्स हैं, आपकी जो प्रिजन्स हैं, उनकी कंडीशंस इंप्रूव करना पड़ेंगे। तो फिर ये मेहुल चोकसी हो गया, नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गया, इन सबको लाने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी, ऐसा मदन बी लोकुर, जस्टिस मदन बी लोकुर साहब का कहना है। ये बात इन्होंने कही कहाँ पर है, एक रिपोर्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025, इसको इन्होंने रिलीज़ किया है। ये रिपोर्ट निकाली जाती है टाटा ट्रस्ट के द्वारा और इसको कई सारे सिविल सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशंस और डाटा पार्टनर्स जो हैं, जो सारा डाटा इकट्ठा करके लाते हैं, इसकी मदद से रिपोर्ट बनाई जाती है, वो सब लोग जो है मिलकर ये रिपोर्ट निकालते हैं। अब ये रिपोर्ट वगैरह जो निकलवानी थी, इसका जो इनॉग्रेशन करना था, उसके लिए जस्टिस साहब को बुलाया गया, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। अब वहाँ पर आके इन्होंने फिर जो है ये सारी बातें कही हैं, सवाल वगैरह पूछा गया होगा इनसे कि बाकी लोगों के आने की क्या संभावना है अगर ये तहव्वुर राणा आ गया, तो उसके जवाब में फिर इन्होंने जो है कुछ एग्जांपल्स देके अपनी बात बताई है। जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, यूनाइटेड किंगडम के एक कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट आया है जिसमें संजय भंडारी करके एक आपका अपने देश से भागा हुआ एक फ्यूजिटिव है, जो एक डिफेंस कंसल्टेंट हुआ करता था और इसके ऊपर टैक्स इवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हुए हैं। तो ये भाई साहब जो है यहाँ से भागकर आपके लंदन में जाके या अमेरिका या इंग्लैंड में जाके बैठ गए। अब उसके एक्स्ट्राडिशन के लिए हम लोगों ने केस लगाया और उस केस को हम लोग यूनाइटेड किंगडम के कोर्ट में हार गए। अब वो जो जस्टिस लोकुर ने ये बताया है कि उस कोर्ट ने इस व्यक्ति को एक्स्ट्राडाइट करने से इसलिए मना कर दिया, या फिर उन्होंने उसके पीछे की जो वजह बताई वो ये थी कि आप इसको लेकर जाओगे तिहाड़ जेल दिल्ली में। अब तिहाड़ जेल दिल्ली जो है उसकी कंडीशंस बड़ी अनसेफ हैं, इसको अगर हमने वहाँ पे भेजा तो इसकी जान को खतरा हो सकता है, ऐसा उस कोर्ट ने, यूके की एक कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। जस्टिस लोकुर ने फिर आगे बोला कि उन्होंने वो जो पूरा का पूरा आपका कोर्ट ऑर्डर था वो पढ़ा था और उसमें ये बताया गया था कि भाई एक्स्ट्राडिशन जो है उसको इस ग्राउंड पर रिफ्यूज़ किया जा रहा है कि भारत की जेलों में एक तो इनको टॉर्चर किया जाएगा और वहाँ की जो कंडीशंस हैं जेल्स की वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो एक तो इनको टॉर्चर होगा जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, दूसरा जेल की कंडीशन जो हैं बड़ी अमानवीय किस्म की हैं, और तीसरा इनकी जो जान है वो खतरे में आ जाएगी, इनकी जो लाइफ है उसके ऊपर आपके थ्रेट्स वगैरह रहेंगे। इन वजूहात के चलते ये जो आदमी है जो भारत से इतना बड़ा फ्रॉड करके भगा है, इसको हम लोग आपको नहीं सौंपेंगे। आगे जस्टिस साहब ये बोलते हैं कि यूके कोर्ट ने भारत की सरकार से एश्योरेंस मांगे थे इस केस में कि भैया अपनी की जो कंडीशंस वगैरह हैं जेल में आप इनको इम्प्रूव करोगे और इस आदमी को जो है सेफ रखा जाएगा। इस तरीके के एश्योरेंस इस कोर्ट ने 4 बार मांगे थे। चारों बार भारत सरकार ने एक जवाब जो है बिना लाग लपेट के दे दिया, एक ही तरीके का जवाब दे दिया और उसमें कोई एश्योरेंस वगैरह ज़्यादा देने की कोशिश करी नहीं कि हाँ हम लोग आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, फलाना दिखाना। एक बार ले आते बात की बात है, फिर देखा जाता, मगर वहाँ पर भी अपने वही जो बाबू लोग हैं उन्होंने एक ही जैसे जवाब 4 बार दिए, तो उन्होंने उठा के फिर ये बोला कि भैया कोर्ट ने फिर ये बोला कि यहाँ पे कंडीशंस ठीक नहीं है और ये लोग तो हमारी फिर बातों का जवाब भी ढंग से नहीं दे रहे हैं, तो फिर बेहतर है कि हम लोग इसके एक्स्ट्राडिशन की जो आपकी अपील है इसको खारिजी कर दें। साथ ही साथ उस कोर्ट ने कुछ एग्जांपल्स भी कोर्ट कर दिए। एक जगतार जोहल करके कोई आदमी था, उसके केस को उन्होंने कोर्ट किया जिसकी इंडियन जेल में जो है मौत हो गई थी। साथ ही साथ एक तिल्लू ताजपुरिया करके आदमी था, उसका भी जो है तिहाड़ में मर्डर हो गया था, उसका भी एग्जाम्पल कोर्ट कर दिया और उसके बेसिस पर बोल दिया कि ये जो आपका संजय भंडारी है जो भागा हुआ है टैक्स एवेजन और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में, इसको हम लोग इंडिया नहीं भेजेंगे क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसको या तो आप निपटा दोगे, नहीं निपटाया तो उसको मार मार के इसको जो है आप यूँ कह सकते हैं मार मार कर इसकी आप हालत ख़राब कर दोगे।
एंड ये सारी चीज़ें जो है वो ह्यूमन राइट वायलेशन की कैटेगरी में आती हैं, प्लस फिर आपका एटीट्यूड भी ठीक नहीं है, 4 बार आपसे सवाल पूछ रहे हैं और एक ही जैसे आप जवाब दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ों के चलते जस्टिस लोकुर का कहना है कि हमारे लिए एक्स्ट्रेडिशन बहुत मुश्किल है। अगर हम एक्स्ट्रेडिशन चाहते हैं कि हमारा अच्छे से हो जाए तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि जेल की कंडीशंस अपने को इम्प्रूव करना पड़ेंगी, चाहे कुछ हो जाए। दूसरा ये है कि आपको इन्वायरमेंट जो है वो सेफ देना पड़ेगा। ऐसा अब सामने वाले को सज़ा हुई है तो वो सज़ा काटे अपनी, मगर ये नहीं है कि उठा के आप कोई उसका मर्डर कर दे या फिर कोई माफिया उसका मर्डर करवा दे अंदर, इस तरीके की चीज़ें नहीं है। सेफ्टी वगैरह जो है उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। ये कुछ चीज़ें जब तक ठीक नहीं होंगी तब तक एक्स्ट्राडिशन जो है वो आसानी से नहीं हो पाएगा। तब्बूर राणा का एक्स्ट्राडिशन भी कराने में 17 साल लग गए। तो अगर इस तरीके की चीज़ों से बचना है, जल्दी से जल्दी आपको लोगों को लेकर आना है। अगर आप चाहते हैं कि विजय माल्या को लाया जाए और फिर वो जो खा खा के जो मोटा गया उसका फिर वो मांस निकाल के उसको बेच कर अपन अपने पैसे वसूलें, तो उसके लिए करना यही पड़ेगा कि आपको आपकी परिस्थितियां जो हैं जेल की सुधारना पड़ेंगी अलॉन्ग विद द अदर थिंग्स, ताकि इस एक बहाने के बेसिस पर आपको एक्स्ट्राडिशन वगैरह रिफ्यूज़ ना किया जाए, जैसे इन केसेस में किया गया है जिसके बारे में जस्टिस लोकुर ने अपने इसमें बताया। तो मेंस वगैरह में इसको कोट किया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स वगैरह पे कहीं पे अगर आपको कुछ लिखना है तो वहाँ पे बताया जा सकता है। और अपने बाबू लोग कितने महान हैं कि 4 बार एक ही बात जो है वही की वही फाइल रिपीट कर देते हैं। उस पर अपने तो खैर चलो चल जाता है, मगर यूके की कोर्ट कैसे चढ़ गई और उसने अपना कितना नुकसान कर दिया, इसको भी आप एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सर। तो अगला समाचार ये है कि भारत के एक लीडिंग इंटेलेक्चुअल थे जिनका नाम था रंजीत नायर साहब। इनकी जो है मृत्यु हो गई है, कार्डियक अरेस्ट इनको आया था और उसके चलते 70 वर्ष की आयु में इन्होंने शरीर त्याग दिया है, इनकी मृत्यु हो गई है। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। ये एक तो भारत के जाने माने इंटेलेक्चुअल थे, बुद्धिजीवी थे, साथ ही साथ इन्होंने एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर फिलॉसफी एंड फाउंडेशन ऑफ साइंस, जिसको हम लोग शॉर्ट में CPFS बोलते हैं, इसकी स्थापना करी थी। CPFS की मदद से ये बहुत ज़्यादा कमिटमेंट के साथ में इन्होंने पूरे भारत में साइंस को आप कह सकते हैं पॉपुलराइज करने का, और साइंस में भी जो खास तौर पे जो पॉपुलर रिसर्च चल रही है इससे लोगों को अवगत कराने में एक बड़ा जो योगदान है इन्होंने निभाया था। दुनिया भर के जो आपके रिनोन्ड साइंटिस्ट थे, ये जो संस्था है CPFS जिसको डॉक्टर नायर खुद लीड करते थे, ये संस्था दुनिया भर के लीडिंग साइंटिस्ट को इंडिया में लाती थी और फिर वो लोग यहाँ पे आके अलग अलग संस्थाओं में लेक्चर्स देते थे एंड उनसे फिर काफ़ी कुछ हम लोगों को भी जो है सीखने के लिए मिलता था। जैसे स्टीफन हॉकिंग्स का नाम लगभग आप सब लोगों ने सुना होगा, बहुत लीडिंग एस्ट्रोफिजिस्ट थे। इन्होंने आपका नई दिल्ली में और मुंबई में लेक्चर्स दिए थे 2001 में, एंड 2001 में इनको यहाँ पर इनविटेशन जो था वो CPFS ने दिया था। और डॉक्टर नायर की क्योंकि इनके साथ में अपने खुद की पर्सनल इक्वेशंस भी थी, क्योंकि ये भी जो है कैम्ब्रिज में पढ़े थे, तो वहाँ पर इन्होंने अपने कुछ पर्सनल रिलेशनशिप्स वगैरह बनाए थे। उसका एक बड़ा एडवांटेज मिला था कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो भारत में आके इस तरीके से दिल्ली और मुंबई में लेक्चर्स देकर गए थे। इसी तरह 2005 में CPFS ने फिर से डॉक्टर नायर के एफर्ट्स के चलते रॉजर पेनरोज, जिनको आपका 2020 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार मिला था, ये उसके को विनर थे, उनके लेक्चर्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए थे। They were in large way possible due to the personal relations and contacts Dr. Nair nurtured during his years in the United Kingdom। तो वही बात की क्योंकि यूके में रह के ये पढ़े थे तो वहाँ पर जो उनके अपने खुद के रिलेशनशिप डेवलप हुए थे, जो अपनी दोस्तियाँ हुई थी, उसका एक बड़ा एडवांटेज मिला कि इतने जो आपके नोबेल लॉरिएट्स थे या फिर डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग्स जैसी जो आपकी एक विराट शख्सियत है आपका एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह की फील्ड में, इन्होंने आके इंडिया में लेक्चर्स दिए और उससे हमको काफ़ी कुछ जो है सीखने के लिए मिला। इसके अलावा ये खुद भी एक राइटर थे और इन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जैसे माइंड मैटर्स एंड मिस्ट्री एंड करके एक किताब है, एंड एक किताब है द रिपब्लिक ऑफ साइंस। आप में से अगर कोई चाहे तो पढ़ सकता है, अच्छी किताबें हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। एक आप कह सकते हैं केरला के एक फिजिसिस्ट हुए थे जिनका नाम था ECG सुदर्शन। केरला से एक फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था ECG सुदर्शन, यहाँ पे इनकी फोटोग्राफ भी मैंने लगा रखी है। तो सुदर्शन साहब जो हैं वो अमेरिका की कई लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में जो है फिजिक्स की फील्ड में काम कर चुके थे, प्रोफेसर थे। इन्होंने फंडामेंटल फिजिक्स में बहुत सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे। उसके बाद भी इनको 2 बार नोबेल पुरस्कार जो है नहीं मिला, 2 बार इनको नोबेल पुरस्कार के लिए नहीं चुना गया था। अब इनके जो वर्क्स हैं, इन्होंने
काफ़ी सारा जो है काम किया था, काफ़ी कुछ जो है लिटरेचर वगैरह इन्होंने लिखकर तैयार किया था। उसकी एडिटिंग कर स्टूडेंट्स के लिए वो सारा का सारा जो वर्क है वो अवेलेबल कराने में भी आपके डॉक्टर नायर साहब जो है उनका एक बड़ा योगदान था। बिसाइड दिस इन्होंने, डॉक्टर नायर ने इंश्योर किया था कि जगदीश चंद्र बोस जो हैं या जिनको कई बार जगदीश चंद्र बसु भी कहा जाता है, इनकी जो मूर्ति है वो कैम्ब्रिज के क्राइस्ट कॉलेज में लगवाई जाए, जहाँ के वो एक स्टूडेंट थे। अब जेसी बसु जो हैं वो अपने आप में भारत के सबसे, आप कह सकते हैं, लीडिंग साइंटिस्ट में से एक हैं एंड सबसे अर्ली फेज के साइंटिस्ट में से एक हैं। तो उनका जो कॉलेज है जहाँ से वो पढ़े थे, उस कॉलेज में उनका कोई इस तरीके का बर्स्ट वगैरह नहीं था, इस तरीके का उनको जो है सम्मान देते हुए कोई उनकी मूर्ति वगैरह नहीं लगी थी। तो वो कैम्ब्रिज में लगाई जाए, इस बात की इंश्योरिटी जो है डॉक्टर नायर ने करी थी। एंड साथ ही साथ जो आपके ईसीजी सुदर्शन साहब हैं, जो केरला से थे मगर अमेरिका की कई लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में काम किया, इनके जो वर्क्स हैं उनको एडिट कर भी जो है लोगों तक सुलभता से अवेलेबल कराने के में भी जो है डॉक्टर नायर का अपना एक योगदान रहा है। तो काफ़ी एक कह सकते हैं साइंस की फील्ड में एक बहुत लीडिंग फिगर थे, और इनका जाना भारत में साइंस के लिए एक वाकई में एक बड़ी क्षति है, एक अपने आप में एक बड़ा झटका है। उभरने में हमको वक्त लगेगा, ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। एंड जो कॉन्ट्रीब्यूशंस इन्होंने साइंस में किए हैं, इसके लिए देश जो है हमेशा इनका शुक्रगुजार रहेगा। बहुत अग्रणी किस्म के कॉन्ट्रीब्यूशंस इनके रहे हैं। तो ये जो है डॉक्टर रंजीत नायर साहब के बारे में न्यूज़ हो गई। अब यहाँ से क्वेश्चंस यही बनेंगे कि डॉक्टर रंजीत नायर साहब कौन थे एंड इन्होंने किस संस्था की स्थापना करी और ये किस फील्ड में काम किया करते थे। तो ये 2-3 क्वेश्चंस हैं जो अपने को याद रखने हैं। और अगर एमसीक्यू वगैरह पूछा गया यूपीएससी में आया तो उसमें ये डॉक्टर जेसी बोस की जो मूर्ति है इन्होंने आपका क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज में लगवाई थी, या फिर ईसीजी सुदर्शन साहब का जो वर्क है इसकी एडिटिंग वगैरह की थी, इसके ये जो हैं स्टेटमेंट्स के तौर पर डाले जा सकते हैं। और इनके जो किताबें हैं कि भाई इन्होंने माइंड, मैटर एंड मिस्ट्री एंड द रिपब्लिक ऑफ साइंस जैसी किताबें लिखी थी, इस तरीके के क्वेश्चंस भी जो हैं पूछे जा सकते हैं। चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज़, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम लोग 17 अप्रैल 2025 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू, जय हिंद।